दिखेगा। खान विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा, हर हाल में अवैध खनन पर रोक सुनिश्चित करें, माइंस क्षेत्रों में मिनरल चेकपोस्ट बढ़ाने का निर्देश। जिला परिषद मैदान में बीजेपी ने की किसान पंचायत, गिनाए नए कृषि कानून के फायदे, विधि व्यवस्था के मसले पर कल बीजेपी सभी प्रखंड मुख्यालय पर देगी धरना। मंत्री आलमगीर आलम ने विभागीय कार्यों की समीक्षा, कहा मनरेगा में बना रिकॉर्ड केंद्र पर साधा निशाना, कृषि कानून को कॉर्पोरेट के लिए बताया कानून। बागमारा के पाथरगढ़िया पंचायत में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, शीघ्र निष्पादन का दिया आश्वासन। धनबाद में ज्वेलरी दुकान में लूट का सफल प्रयास, स्टाफ को कट्टे की बट से मारकर किया जख्मी, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। झरिया में 8 दिनों से जलापूर्ति बाधित, 8 लाख की आबादी प्रभावित, पानी के लिए मचा हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद के बांदडी में 3 साल के बच्चे का कुएं से शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है। गोविंदपुर थाना की पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। 3 महीने पहले भी इसी परिवार के एक बच्चे की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार समेत पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि 3 महीने पहले ही इसी परिवार का एक बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया था और एक बार फिर 3 साल के बच्चे का कुएं से शव बरामद किया गया है। पूरे परिवार में मातम है ही, इसके अलावा गांव में भी मातम पसरा हुआ है। फिलहाल इन्होंने हत्या की आशंका जताई है अज्ञात के खिलाफ। पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां एक मासूम बच्चे का 3 साल का ये बच्चा था, जिसका शव कुएं से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद मातम का माहौल है ही, लेकिन हैरान करने वाली ये बात भी है कि इससे पहले भी 3 महीने पहले भी इसी परिवार का एक बच्चा का कुएं में शव बरामद किया गया था। अब परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं अज्ञात लोगों पर। हालांकि उन्होंने किसी पर आशंका जाहिर नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि किसी ने हत्या की है। धनबाद के बांदडी में ये घटना घटी है, जहां कुएं से 3 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। धनबाद से सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। राजकुमार, एक ही परिवार के दूसरे बच्चे का शव 3 महीने बाद कुएं से बरामद होता है, क्या आशंका जाहिर कर रहे परिवार वाले? पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह गोविंदपुर प्रखंड के इस गांव के लिए बहुत ही मातम भरा दिन है आज का, क्योंकि शाम को 4 बजे बच्चा जो है वो खेलने के लिए निकला था। उसके बाद जो परिवार वाले कुछ देर बाद जब वो घर नहीं आया तो लोग ढूंढने लगे। काफी समय ढूंढने के बाद में जब अंधेरा छा गया, तब जाकर कुछ लोगों ने कुएं में टॉर्च मार कर देखा तो देखा कि उसमें एक बच्चे का शव जो है वो दिख रहा है। उसके बाद पूरे मोहल्ले में यूं कहे कि चीख पुकार मच गई। पुलिस वालों को फोन किया गया। उसके बाद गोविंदपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और बांदडी थाना, ये गांव की घटना है, यह गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। और परिवार के लोगों का कहना है कि 3 माह पहले एक बच्चा जो उसी का ममेरा भाई था इस बच्चे का, वह यहाँ अपने ननिहाल में आया हुआ था। उस बच्चे का शव भी, और लगभग इतने ही उम्र का बच्चा था जिसका शव बरामद किया गया था कुएं से, और पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। अब लोग
यह समझ नहीं पा रहा है कि इसने किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि परिवार के जो लोग हैं उनका संबंध गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस तरह की घटना लगातार होना कहीं ना कहीं परिजनों के लिए चिंता का विषय है और परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। और पुलिस भी काफी सख्ते में है, क्योंकि पहली दफा अगर कोई घटना होती तो पुलिस मामले को यूं ही निपटा देती, लेकिन जिस तरह से लगातार 2 घटनाएं घट गई है और महज 3 महीने के अंतराल में, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी परेशानी की बात है। और पुलिस ने अभी तक शव वहां से नहीं उठाया है। परिजनों ने जांच की मांग की है और पुलिस प्रयास कर रही है कि बॉडी को जल्द से जल्द पीएमसीएच भिजवाया जाए, ताकि जो लोग भी इस बात में शक जाहिर कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं घटना के पीछे या फिर हत्या की वजह क्या है, मौत कैसे हुई है, इन तमाम चीजों का जो खुलासा है वो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। तो पुलिस फिलहाल प्रयास कर रही है कि शव को सबसे पहले पीएमसीएच भिजवाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। तो फिलहाल अब शव को पीएमसीएच भिजवाने की तैयारी हो रही है और पुलिस इस मामले में छानबीन करेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, कौन है वो लोग जो बच्चों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़ चट्टान जैसी जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करें। खान और भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रकों का पेपर, चालान और परमिट की जांच जरूर करें। मुख्यमंत्री ने माइंस क्षेत्रों में मिनरल चेकपोस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा करने मंगलवार को धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्य की जानकारी ली। बैठक के बाद वे अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बैठक का भी हिस्सा बने। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा जिले में कांग्रेस कार्यालय नहीं होने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही धनबाद में कांग्रेस का अपना कार्यालय होगा। अपने विभाग की योजनाओं की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया और कहा कि ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 महामारी के दौरान भी मनरेगा में पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है। जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये जो 3 बिल किसानों का ले आए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। आज ये बात हम नहीं कहते हैं, आज किसान खुद कहते हैं कि हम जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, जो पहले सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम कायम रहे। ये बात खुद उन्हीं के अंदर आते हैं। जो बदलाव नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको बदलाव करने की क्या जरूरत है। आज तो सुन रहे हैं कि झारखंड के हर एक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाने की काम करता है, लेकिन हम कहते हैं कि समझाने की जरूरत क्या है, एहसास करने की जरूरत है। आपने जो 3 बिल लाए हैं, ये हमारे लिए सही है, ये गलत है, ये तो एहसास करके हम बताएंगे, आप समझा नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को आप जमीन हस्तांतरण करने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जमीन देने की काम कर रहे हैं। और डीए होर्डिंग, जिसका एक मापदंड बना हुआ है भारत सरकार के पास, जो पहले से चला आ रहा है कि हम अपने अनाज अपने गोडाउन में कब तक रख सकते हैं, ये भी था। लेकिन डीए होर्डिंग का क्या होगा, हमसे होने पौने में दाम खरीदेगा किसानों से, और वही माल 3 महीना 4 महीना बाद 40 का माल 100 रुपया में बेचने की यह जो है कार्यसूची बना रहे हैं। 2-4 योजना हम लोग चलाए थे, नीलम्बर पीतम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ऑटो खेल ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, ये सारी योजनाओं के अचीवमेंट जो है पेन एंड पेपर नहीं, और सब में देखने से क्या बोलते हैं आप लोग, इसमें देखने से भी आप लोगों को पता चलेगा। जो लक्ष्य को हम लोग पार करके आगे बढ़ गए हैं। उसी जहां भी हमको लगा किसी जिला में कम काम हुआ है, तो उस जिला में ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो लक्ष्य पूरा करे, लोगों को फायदा मिले।
इसी तरह का समीक्षा किया गया है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की किसान पंचायत धनबाद के जिला परिषद मैदान में हुई। धनबाद के मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय रहे। विधायक राज सिन्हा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी जो पूरे देश भर में जो किसान नीति को लेकर जो नई जो कृषि नीति आई है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ में जो विपक्ष जो एकजुट हैं, उसको एक तरह से कहें जवाब देने के लिए आज से पूरे प्रदेश में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, मोदी जी की सरकार ने किसानों के सुधार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार काम किए और आपने देखा होगा कि उसी के तहत ये 3 विधेयक जो है आया है। कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन विधेयक जो है 2020, संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक, ये विधेयक जो है, और दूसरा जो विधेयक है। विधायक राज सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया और विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं करने पर भी सवाल उठाया और कहा कि कल पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालयों में बीजेपी धरना देगी। जनता पार्टी के द्वारा सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा और बिल्कुल यह जो सरकार जो चल रही है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की मिली जुली महागठबंधन की सरकार, इस सरकार के खिलाफ जनता में उबाल है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, चाहे वो विधि व्यवस्था हो। विधि व्यवस्था में लगातार देख रहे हैं रोज महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चियों के साथ रेप, गैंग रेप, इस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही हैं, रोज वृद्धि हो रहा है। लूट पाट, चोरी, डकैती, मर्डर, ठगी रोज, और पुलिस असहाय मूक दर्शक की तरह खड़ी है। बागमारा पाथरगढ़िया पंचायत के हरि मंदिर में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ग्रामीणों के साथ एक चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में दर्जनों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसमें पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, जमीन समेत कई अन्य समस्याओं को लेकर सांसद सीपी चौधरी को आवेदन भी दिया, जिसके बाद सांसद ने सभी की समस्याओं का शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। लोगों का काफ़ी आग्रह था कि भाई हम लोगों की समस्याओं को जानना है, लोगों के बीच में जाना है, तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज लोगों के आग्रह पर आने का अवसर मिला और जितना भी महिलाएं हैं सबके साथ, और ख़ास करके जो आम लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बहुत से लोगों को आवास नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिल रहा है, और कुछ विकलांग है, उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिल रहा है, ना उनको कोई सुविधा मिल रहा है सरकार का। तो लोगों का आवेदन मिला है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त लोगों को यही कहूँगा कि हमारे ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी कई विभागों की उन्होंने समीक्षा की। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा भी उन्होंने की और कई दिशा निर्देश दिए। व्यवस्था कायम कर रहे हैं, जिसमें एक निर्णय तो ये हुआ कि जितने हमारे कॉलेज हैं, मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, इनको हम खोल रहे हैं। 10 से 12 की परीक्षा के विद्यार्थियों के पठन पाठन का रास्ता हमने चालू करने का काम किया है। साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ों में हम आगे भविष्य में 15 जनवरी के बाद से और भी कुछ बड़ी रिलीफ देने के लिए अग्रसर हैं। इसी के साथ साथ जो लोग सर्पदंश से मर रहे हैं, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, कैसे अलाव की व्यवस्था होगी,
कैसे शीतलहरी से लोगों को बचाना है। और फिर आप देखते हैं कि राज्य में अभी तक जो दुर्घटना में मौत होती है उसमें अभी तक किसी भी सरकार ने कोई भी संवेदनशील निर्णय नहीं किया। और दुर्घटना के पश्चात यदि घर का जो मालिक है यदि वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हम लोग डिजास्टर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनबाद जिला कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 70वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई। इस बहाने कांग्रेस का अंतरकलह भी खुलकर सामने आ गया जब जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी नेता या मंत्री विधायक संगठन से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, अगर इनकी उपेक्षा की जाएगी तो इसका खामियाजा संगठन को उठाना पड़ेगा। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम आज धनबाद सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जिला अध्यक्ष नजर नहीं आए। बाद में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी का अभाव होने की बात कही। बागमारा के मुराइडी कोलियरी अंतर्गत संचालित माइन आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन समर्थित दलों द्वारा सप्ताहव्यापी धरना दिया गया था, जो 13 दिसंबर को खत्म हुआ, जिसके बाद आंदोलनकारियों द्वारा कंपनी के अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा की गई, जिसे देखते हुए धनबाद एसडीएम के आदेश के मुताबिक धरना स्थल पर धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही एसडीएम की मध्यस्थता के बाद अनुमंडल कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें एसडीएम सुरेंद्र कुमार सहित आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो भी मौजूद रहे। प्रबंधन की ओर से बीसीसीएल अधिकारी इस वार्ता में शामिल हुए। वार्ता के दौरान आंदोलनकारियों की मांग से जुड़े स्थानीयता के आधार पर नियोजन सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सकारात्मक पहल पर आश्वासन भी मिला। हालांकि वार्ता में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। आने वाले सप्ताह में मंगलवार को फिर से वार्ता की जाएगी, जिसमें ठोस नतीजे आने के आसार हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि मुराइडी में कांग्रेस जेएमएम अन्य लोगों के द्वारा एक 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया था। मेरे रिक्वेस्ट पे जलेसर सर जिनको लीड कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग लॉ बाइडिंग आदमी हैं, हमने कहा था कि मैं त्रिपक्षीय वार्ता करा देता हूं, जो भी बातें निकल के आएगी। तो उसी मद्देनज़र हम लोगों ने आज कंपनी के पीओ और कंपनी के मालिक प्लस जो प्रतिनिधि कांग्रेस के जलेसर सर के माध्यम से यहाँ पे आए थे हम लोग। ये नियोजन को लेके एक मुद्दा उभर कर आ रहा था। उसी में हुआ है कि पहले से जिन लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल्स को लिया हुआ है, तो टेक्निकल्स लोग हैं, तो टेक्निकल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल में सर के द्वारा भी कहा गया है कि आप वहाँ पे कंपनी चला रहे हैं तो आपको लोकल्स के साथ भी एक सहयोग और सामंजस्य बैठा के चलाना होगा। अगला मंगलवार को बैठक होगी जिसमें फाइनल किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि अभी आप लोग वर्कआउट करके जितना ज़्यादा हो सकता है इन लोगों को भी लीजिए। पॉजिटिव संकेत है। हाँ, पॉजिटिव 100% पॉजिटिव। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही निरसा से, जहां के खदान में फंसे 2 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच दुर्गंध भी आ रही है खदान के अंदर से। किसी अनहोनी की आशंका से परिवार वाले भी चिंतित हैं। इसके अलावा जो राहत बचाव कर्मी हैं वो भी सशंकित हैं। फिलहाल तमाम इंतजाम हैं। कोलियरी के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है। 2 मजदूर
एक सप्ताह लगभग होने जा रहा है, इनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। इस खदान में ये दोनों गए थे और वैसे ही पानी भरने लगा खदान में। हालांकि रेस्क्यू का काम कराया गया फौरन, लेकिन इन्हें तलाशा नहीं जा सका। खदान में अब प्लास्टिक, कंबल और इत्र भेजे गए हैं क्योंकि वहां से अब दुर्गंध आ रही है। बचाव टीम को खदान से दुर्गंध मिली है और इस खबर के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सशंकित हैं, सभी आशंकित हैं कि एक हफ्ते से जो खदान के अंदर 2 मजदूर फंसे हुए हैं, उनका क्या हश्र हुआ होगा, क्या हुआ होगा उनके साथ। इस आशंका में परिवार वाले भी परेशान हैं। हर दिन वो यहाँ पर आते हैं, रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद रहते हैं। फिलहाल बचाव टीम को अंदर कंबल, प्लास्टिक और इत्र भेजा गया है। और अब परिजन भी आशंकित हो रहे हैं इस खबर के बाद कि खदान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पहले तो खदान का पानी खींचा गया, उसे कम किया गया और इसके बाद रेस्क्यू टीम अंदर गई है, लेकिन उन्हें कोई सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। इस बीच बचाव दल ने बताया बाहर की अंदर से दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद लोग थोड़े डर गए हैं, सहमे हुए हैं परिजन। एक उम्मीद जो परिजनों को थी वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब इत्र भेजा गया है, खदान के अंदर कंबल, प्लास्टिक भेजा गया है। अनहोनी की आशंका से बचाव कर्मी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, परिजन भी आशंकित हैं। राजेश जुड़े हुए हैं निरसा से अपडेट के साथ। निरसा में लगातार कोशिश हो रही है राजेश, खोजा जा रहा है उन दोनों मजदूरों को, अब तक कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच दुर्गंध आने की खबर बड़ी आशंका जताती है। ये राजेश, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए सर। राजेश, अब खदान के अंदर से दुर्गंध की बात कर रही है रेस्क्यू टीम, क्या और जानकारी वहां से मिल पा रही है? अरे बिल्कुल, जिस तरह से जो घटना स्थल पे जो अभी की वस्तु स्थिति है वो है कि 2 एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है और कई सूत्र इस तरह से बता रहे हैं और आपस में कई तरह की चर्चा भी हो रही है कि खदान के अंदर से दुर्गंध आना शुरू हो गया है और जिसके बाद प्रबंधन ने इत्र, प्लास्टिक और कंबल वगैरह जो है खदान के अंदर भेजा है रेस्क्यू टीम के पास। रेस्क्यू टीम तकरीबन 4 बजे के आसपास ही खदान के अंदर प्रवेश की, क्योंकि पानी का जब लेवल कम हुआ उसके बाद रेस्क्यू टीम का प्रवेश करने के बाद इस तरह की बात सामने आई है कि खदान के अंदर से दुर्गंध आ रही है। तो ईसीएल प्रबंधन ने बैग वगैरह और इत्र वगैरह भेजा है। और राजेश, इस खबर के बाद काफी सशंकित होंगे परिजन भी किसी अनहोनी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो हमारे हम लोगों ने बात की परिजनों से, परिजन की जो परिजन है उनके जो मृत हैं, जो खदान के अंदर फंसे हुए मजदूर हैं, उनके परिजन काफी सशंकित है और उन लोगों का यही एक साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से हमने उनको ड्यूटी के लिए खदान के अंदर भेजा था, मुझे उसी अवस्था में उनका वो लोग चाहिए, क्योंकि प्रबंधन जबरदस्ती उन लोगों को अंदर भेजा है और एक तरह से एक उसमें मजदूर की विकलांग दिव्यांग होने की भी बात सामने आ रही है। तो परिजन का कहना है कि मुझे किसी भी तरह की कोई मुआवजा, कोई नौकरी, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना जो व्यक्ति है जो वो सकुशल वापस चाहिए। तो प्रबंधन पर ये जवाबदेही भी है और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो परिजनों का ये साफ तौर पे कहना है। आशिया। राजेश, अब दुर्गंध आने की जब बात सामने आ रही है तो ये माना जाए कि अब वो करीब हैं, उन्हें तलाश लेंगे जो मजदूर अब तक लापता है खदान में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज तकरीबन 7 दिन हो गए घटना को और प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है पानी निकालने के लिए। काफी प्रयास किया गया, रेस्क्यू टीम बार बार खदान के अंदर प्रवेश करके वापस निराश लौटती थी, लेकिन आज जिस तरह से एक गहमा गहमी घटना स्थल पे हुआ और
एम्बुलेंस वगैरह को बुला लिया गया। तो उसके बाद से और जो खदान के अंदर से जो बातें सामने आई कि दुर्गंध जो है वो मानव शरीर का दुर्गंध मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अगर मृत्यु हो गई होगी तो काफी 7 दिन का समय बीत चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में दुर्गंध आना लाजमी है। तो जो अंदर से बात आई है तो दुर्गंध हो रही है और प्रबंधन इसके लिए तैयार है। और बात ये भी हो रही है कि रात के अंधेरे में उन लोगों को वहां से निकाल करके और शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई वहां पे विरोध ना हो और प्रबंधन चुपचाप तरीके से इस पे काम कर सके। चलिए, शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब किसी भी तरह की अनहोनी से सशंकित हैं परिवार वाले, सहमे हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि जिस हालत में खदान के अंदर गए थे उनके परिजन उसी हालत में उन्हें वापस चाहिए। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखेगा।